हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सप्तांग राज्य तक पढ़ लिया था। अब हम इसके अगले पार्ट में आगे का पढ़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ ले सकते हैं। अब देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो अगला जो मेन टॉपिक बताया है वो है शास्त्र गुणीय नीति, यानी द सिक्स फोल्ड पॉलिसी। अब देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि जो राज्य होता है उसको दूसरे राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 6 तरीके के गुण होते हैं जिससे हमें दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा होता है संश्रय और छठा होता है देवदी भाव। तो ये 6 प्रकार के गुण होते हैं जिससे हमें अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो पहला जो व्यवहार होता है वो है संधि, यानी ट्रीटी कर लेना। आपने सुना होगा, कई सारी ट्रीटीज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई सारी ट्रीटी हैं, बाकी देशों के साथ भी ट्रीटी हैं। तो वैसे ही जो कौटिल्य वो बताते हैं कि जो दो राज्य होते हैं उनको संधि कर लेनी चाहिए। संधि करने का मतलब होता है जब दो राज्य कुछ शर्तों पर सहमत हो जाते हैं, मतलब दोनों देश उस शर्तों को फॉलो करेंगे, है ना। तो उसे कहते हैं ट्रीटी कर लेना, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उस पर साइन करे जाते हैं और दोनों देशों के बीच में ट्रीटी हो जाती है। तो देखिए, कौटिल्य वही बताते हैं कि जब संधि है, दोनों देशों को संधि कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो शत्रुता है वो खत्म हो जाती है दोनों देशों के बीच में, और दोनों देश आपसी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और साथ ही साथ कौटिल्य बताते हैं कि जो संधि होती है इसके भी कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मित्र संधि, निर्णय संधि, भूमि संधि, अन्वसित संधि और कर्म संधि। अब देखिए, मित्र संधि में क्या होता है, जब एक देश तो दूसरे देश के साथ ट्रीटी करता है और उसको बताते हैं कि हम आपके मित्र हैं। जैसे कि इंडिया और रशिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी है ना, तो क्या है, वो मित्र संधि कर रखी है इन्होंने। दूसरा होता है हृदय संधि। हृदय संधि में क्या होता है कि हम ट्रीटी मतलब साइन करते हैं कि हम अपने वेल्थ को एक्सचेंज करेंगे। वेल्थ का एक्सचेंज मतलब सामान को एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। इस टाइप की ट्रीटी को हृदय संधि कहा जाता है। अगली होती है भूमि संधि, यानी भूमि के लिए संधि कर लेना। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान ने कर रखी है ना, जैसे कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है ना, तो हमने क्या कर रखा है, एलओसी एक बॉर्डर बना रखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। मतलब उसका मतलब है हमने ट्रीटी कर रखी है ना, इसके आगे तुम आओगे ना, इसके आगे हम आएंगे, है ना। तो ये ट्रीटी कर रखी है। अगला होता है अनवंशित संधि। इसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण शांति समझौता। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान पे बम गिराया। उसके बाद एक ट्रीटी साइन करी गई थी। इसमें मतलब ये कहा गया था कि जो जैपनीज है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते, है ना। अमेरिका ने साइन करवाए थे कि अब तुम अपनी वो आर्मी नहीं रखोगे, लेकिन बदले में क्या है कि कोई देश तुम पे हमला नहीं करेगा। अगर उस पे कोई भी जापान पे हमला करता तो अमेरिका पे हमला माना जाएगा और जापान के बदले अमेरिका उस देश से लड़ेगा, है ना। तो एक तरीके की अन्यायपूर्ण शांति समझौता संधि है ना। उसको मतलब देश को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे दी, शांति का समझौता कर लिया। अब अमेरिका ने कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन बदले में तुम अपनी आर्मी नहीं रख सकते, है ना। तो एक टाइप की ये अनवंशित संधि हुई। और ये काफी ज्यादा अन्यायपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें जो पावरफुल राज्य होता है वो अपनी मनमानी करता है और अपनी शर्तों को लागू करता है जबरदस्ती। एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका ने जापान से जबरदस्ती नाटो साइन करवा लिया। अगर जापान साइन नहीं करता तो फिर वो उसको प्रोटेक्शन नहीं देता अमेरिका, और फिर सारे देश उस पर हमला कर देते। और अगला होता है कर्म संधि, यानी काम को लेके ट्रीटी करवा लेना। जैसे कि आपने एमओयू के बारे में सुना होगा ना, विदेश से कोई कंपनी आई भारत में, उसको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो पहली वो सरकार से एमओयू साइन करवा लेती है। वो एक टाइप की कर्म संधि होती है, मतलब आपने वचन दिया है कि हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। अब अगला होता है विग्रह। अब विग्रह का मतलब होता है अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना, उनको तबाह कर देना। अब देखिए, कौटिल्य यहाँ पे कहते हैं कि अगर शत्रु आपसे कमजोर है तो आपको तुरंत हमला कर देना चाहिए, है ना, और उसको अपने दुश्मन को नष्ट कर देना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि पहले शत्रु को टाइम दे, वो वो शक्ति जुटाए, है ना, और आपकी बराबरी पे आ जाए तो उसको मारना फिर कठिन हो जाएगा। अगर शत्रु कमजोर है, दुश्मन आपका कमजोर है, तुरंत उसको वहीं पे खत्म कर दो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में हरा दिया था, है ना। वहां पे दुश्मन कमजोर था तो पृथ्वीराज को उसको मार देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उनके भी कुछ असूल थे कि वो निहत्थे पे वार नहीं करते। लेकिन उन असूलों के चक्कर में फिर वो मोहम्मद गौरी पावर जुटाता है और फिर उन्हीं के जो साथी है उनसे मिलकर पृथ्वीराज चौहान को दूसरे मैच में हरा देता है ना। तो ये मतलब एक तरीके से गलती करी। अगर वो कौटिल्य के अनुसार चलते
तो आज वो मोहम्मद गोरी कब्जा नहीं कर पाता भारत पर। अब कौटिल्य बताते हैं कि जो युद्ध होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकाश युद्ध, दूसरा होता है कूट युद्ध और तीसरा होता है तूषणी युद्ध। तो देखिए जो पहले प्रकार का युद्ध है प्रकाश युद्ध, इसमें रियल वॉरफेयर किया जाता है, यानी इसमें गोलियां चलाई जाती हैं, तोप चलाई जाते हैं, हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो जो आमने सामने की लड़ाई होती है उसे बोलते हैं प्रकाश युद्ध। और अगला होता है कूट युद्ध, यानी इसमें कूटनीति का इस्तेमाल किया जाता है ना, टैक्टिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रेम, धोखा दिया जाता है, विश्वासघात किया जाता है ना, दुश्मन की मतलब कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है ना, और रणनीति बनाई जाती है ना, इसमें रणनीति बनाकर युद्ध लड़ा जाता है। और आखिरी यानी तीसरा होता है तुष्टीन युद्ध, जिसे साइलेंट वॉरफेयर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आमने सामने युद्ध नहीं लड़ा जाता है, इसमें साइलेंटली मतलब युद्ध लड़ा जाता है। जैसे कि अमेरिका और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, साइलेंट वॉरफेयर चल रहा है ना, वो आमने सामने तो आकर नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वो साइलेंटली लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं, कोई बॉम्ब बना रहा है, कोई उससे बड़ा एटम बॉम्ब बना रहा है, कोई उससे बड़ा हाइड्रोजन बम बना रहा है। तो एक तरीके की मतलब दुश्मन, सामने वाले दुश्मन को डराने की कोशिश की जा रही है, तो ये साइलेंट वॉरफेयर में आता है ना। मान लीजिए उसके मतलब एजेंट भेजे जा रहे हैं, रशिया को मारा जा रहा है, उसमें आतंकी हमला करवाया जा रहा है, या फिर अमेरिका के अंदर मतलब 9/11 जैसा अटैक करवाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से ना मतलब हमले चल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं साइलेंट वॉरफेयर, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आमने सामने दो देश नहीं लड़ते, लेकिन पीछे ही पीछे चालबाजी कर रहे हैं वो, है ना, रणनीति कर रहे हैं, है ना, दुश्मन भेज रहे हैं, टेररिस्ट का हमला करवा रहे हैं। इसे बोलते हैं साइलेंट वॉरफेयर। अब तीसरा होता है यान। यान का मतलब होता है शत्रु पर चढ़ाई कर देना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कौटिल्य कहते हैं कि जब राजा को लगे कि उसका जो दुश्मन है वो कमजोर है, वो भोग वासना में मतलब चूर हो चुका है ना, और फिर वो उसका राज्य पे ध्यान नहीं है, जनता जो है वो गरीबी में जा रही है ना, राज्य उसका खत्म होने वाला है, तो ऐसे में राजा को अपने दुश्मन पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, है ना, युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए और उस पर डायरेक्ट हमला कर देना चाहिए। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे कि अब हम इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी पाकिस्तान हमारा जो जमीन है कश्मीर, उसको कब्जा करके बैठा हुआ है। अब हम क्या है, सही मौके के इंतजार में हैं। जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी मतलब जीरो हो जाएगी बिल्कुल, है ना, वहां पे भूखमरी फैल जाएगी, वहां पे आंदोलन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब जनता है वो जो सरकार है वहां की उसके खिलाफ हो जाएगी, तो ऐसे में भारत को पास सही मौका है कि अपना पीओके वापस लेने का। वहां पे हम हमला करके हम अपना पीओके वापस ले सकते हैं। वहां की आर्मी भी थोड़ी कमजोर है ना, तो हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं यान करना, यानी तो अपने दुश्मन पर युद्ध की घोषणा करके उस पर चढ़ाई कर देना, हमला कर देना। अगला होता है आसन। आसन का मतलब होता है उपेक्षा करना, यानी नेग्लेक्ट या इग्नोर कर देना। अब देखिए कब किया जाता है, जब देखिए दो देश तो बराबरी पे होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि अमेरिका है और रशिया है ना, दोनों मतलब पावरफुल कंट्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों अगर युद्ध करे तो एक दूसरे को जीत ले, है ना। तो इसमें जो चाणक्य हैं वो यही कहते हैं कि अगर मान लीजिए दो देश हैं, है ना, एक शत्रु है और एक विजय है। विजय मतलब जो जीत हासिल करता है ऐसा राज्य है, और एक शत्रु राज्य है उसका। तो आपस में जो दोनों राज्य हैं अगर वो मतलब दोनों को असमर्थ है, मतलब कोई भी किसी पे जीत हासिल नहीं करता, है ना, मतलब दोनों को संधि कर लेनी चाहिए, है ना। अब उनके पास दो रास्ते हैं मतलब एक दूसरे को जीतने के, या तो वो संघर्ष करें, स्ट्रगल करें, यानी दोनों आपस में युद्ध करें, और युद्ध करके जो अंत में बचा रहा वो दूसरे देश पे हासिल कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और दूसरा रास्ता क्या है कि वो संधि कर ले, यानी ट्रीटी करके दूसरे देश पे कब्जा करें, जैसे कि आज के कोल्ड वॉर में चल रहा है। कोल्ड वॉर चल रहा है, हॉट वॉर क्या था, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो हॉट वॉर था, यानी उसमें आमने सामने दोनों देश युद्ध कर रहे थे ना, मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं होता ना, आज के टाइम पे जो अमेरिका और रशिया वो एक दूसरे में मिसाइल नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं। कोल्ड वॉर में क्या होता है, जैसे कि अमेरिका है उसने नाटो बनाया है, नाटो में सभी देशों से साइन करवाता है वो, ताकि वो रशिया को घेर सके, है ना। वैसे ही रशिया ने इसलिए यूक्रेन पे हमला कर दिया ताकि वो नाटो साइन ना कर सके, है ना। तो एक टाइप की कोल्ड वॉर ये चल रही है ताकि एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर सके, लेकिन वो ऐसे नहीं कि मिसाइल और हमला करे, लेकिन शांति से ट्रीटी कर करके दूसरे देश पे अपना कब्जा जमा सके। तो चाणक्य यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो विजय गीसु यानी ऐसा देश जो जीत रहा है सारी वॉर, जो दूसरे देशों पे कब्जा करता है, उसको ये फैसला करना चाहिए कि उसको जो उसका शत्रु देश है उस पे उसको हमला करके जीतना है या फिर ट्रीटी यानी संधि करके जीतना है ना। तो ऐसे में वो कहती है कि उसको आसन कर लेना चाहिए। आसन मतलब निगलेक्ट कर देना चाहिए किसको, युद्ध को, है ना, क्योंकि अगर वो युद्ध करेगा तो उसके सैनिक भी मारे जाएंगे, उसकी इकोनॉमी भी गिरेगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका अगर रशिया पे हमला करता तो अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे जीतने वाली मतलब जो देश है उसको ये करना चाहिए कि उसको संधि करनी चाहिए, ट्रीटी करनी चाहिए तरह तरह की। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाटो कर रखा है उसने, है ना, दूसरे से साइन करवाता है
और रसिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और एक और बात, जब कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा था वो संस्कृत भाषा में लिखा था, तो यानी आपने जो वर्ड पढ़ रहे हैं ना, यान हो गया, आसन हो गया, संश्रय हो गया, तो ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब कुछ और ही हो जा रहा है। जैसे कि आसन का मतलब तो योगा करने वाला आसन भी होता है, लेकिन यहाँ पे आसन का मतलब कुछ और है। अब अगला है संश्रय, यानी आत्मसमर्पण कर देना। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे जापान है, जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान ने इंडिया के सामने समर्पण कर दिया था। तो इसे कहते हैं संश्रय कर देना। जब एक जो दूसरा राज्य है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि हम उसके सामने टिक नहीं सकते, तो हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बदले में क्या होगा कि जो जीतने वाला जो राज्य है, जो शक्तिशाली है, वो हमें मतलब संरक्षण देता है अपना। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार जो देवती भाव है और संश्रय है, अगर इन दोनों का जो लाभ हो रहा है वो समान है, इक्वल है, तो हमें देवती भाव को चुनना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि देवती भाव क्या होता है। तो देखिए, संधि और विग्रह दोनों से काम लेने को ही देवती भाव कहा जाता है। यानी जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है, हमने भले ही ट्रीटी कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त हो गया, वो अभी भी हमारा दुश्मन है ना। तो इसी को बोलते हैं देवती भाव रखना। यानी जो ऐसी कंट्री है जो हमारी दुश्मन है, लेकिन भले ही हमने उसके साथ ट्रीटी कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती हो गई है, हमें उनके साथ ट्रीटी भी करनी है ना, अपना डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें उनके मतलब कभी भी उनकी तरफ से हमला हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो जो कौटिल्य है वो यही कहते हैं कि अगर समान लाभ हो रहा है ना, अगर हमें सरेंडर करने में भी वही सेम चीज मिल रही है और देवती भाव रखने से भी वही सेम चीज मिल रही है, तो हमें हमेशा देवती भाव को चुनना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जो राजा होता है वो खुद का भला कर सकता है, खुद की उन्नति कर सकता है। वहीं विपरीत अगर वो संशय यानी सरेंडर कर देता है, तो ऐसे में वो जो आश्रय दाता होता है, जिसको उसने सरेंडर करा है, तो वो उसका एक तरीके से गुलाम हो जाता है। और जो भी वो डेवलपमेंट करेगा तो उसके अनुसार करेगा, है ना, और उसके हित में करेगा। तो ऐसे में कौटिल्य कहते कि हमें देवती भाव को ही चुनना चाहिए, ताकि हम जो राजा है वो खुद का भला कर सके। अब अगला है दुर्ग विधान। दुर्ग मतलब यानी किला। तो कौटिल्य बताते हैं कि हमें सीमाओं पर किले बनाने चाहिए, यानी दुर्ग बनाने चाहिए, ताकि हम अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर सके। तो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। पहला होता है औदक, दूसरा होता है पर्वत, तीसरा होता है धनवन और चौथा होता है वन दुर्ग। तो देखिए, पहला होता है औदक दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और इसके आसपास बहुत ही गहरे गहरे तालाब होते हैं। तो ये ऐसा दुर्ग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो ताकि कोई दुश्मन सेना आए तो इस दुर्ग पे उसको मतलब चढ़ने पे कठिनाई हो ना, इस किले को जीतने में कठिनाई हो, क्योंकि ये दूर से टापू के समान लगेगा, चारों तरफ से पानी पानी होगा। तो ऐसे में सेना क्या है, आ नहीं पाएगी, उसको फिर मतलब बड़ी बड़ी बोटें बनानी पड़ेंगी और उन बोटों को पानी में डुबाना आसान रहेगा, है ना, तो उस किले को जीतना मुश्किल रहेगा। तो ये पहला औदक दुर्ग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अगला होता है पर्वत दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग होता है जो पर्वत की बिल्कुल चोटी पे बना हुआ होता है और इसे गिरी दुर्ग भी बोलते हैं, और इसको जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना, बाकी दुर्गों से सबसे ज्यादा पावरफुल दुर्ग है ये पर्वत दुर्ग ही होता है। अगला होता है धनवन दुर्ग। ये ऐसी जगह पे निर्मित होता है जहाँ पे घास वगैरह नहीं होती, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल मतलब जमीन होती है ना, बिल्कुल दूर दूर तक, ताकि सेना को देखा जा सके और पता लगाया जा सके कितनी बड़ी सेना है, उनके पास क्या क्या हथियार है ना। तो बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं होता है ना, तो बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे घास फूस कुछ नहीं है, पानी वगैरह भी बिल्कुल नहीं है, ताकि हम दूर तक देख सके और आर्मी का पता लगाया जा सके। तो ये बिल्कुल है जिस सपाट जो जमीन होती है ना, उस पर बनाया जाता है किला। अगला होता है वन दुर्ग। तो ये ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ दलदल वगैरह, कीचड़ वगैरह होती है और चारों तरफ से ये कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ होता है, ताकि जब भी सेना आक्रमण करने आए तो वो दलदल में फंस जाए और कांटेदार झाड़ियों में फंस जाए। तो ये वन दुर्ग बिल्कुल जंगलों में बनाया जाता है ताकि राज्य को सुरक्षित करा जा सके। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। अब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अगली जिस पे बात करी है वो है कर व्यवस्था, यानी कैसे टैक्स लिया जाएगा। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार जो कर होता है वो एक ऐसा धन होता है जो बायर और शेयर यानी जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उस पे लगाया जाता है, और साथ ही साथ कोई भी सामान राज्य के अंदर लाया जा रहा है या राज्य से बाहर लाया जा रहा है उस पर भी लगाया जाता है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कई प्रकार के टैक्सेस के बारे में बताया, जैसे कि राजकर। तो देखिए, राजकर क्या होता था, उस समय पे जो भी वो फसल उगाते थे और उसको बेच के जो भी वो पैसे कमाते थे, तो 1/6 जो भाग होता था वो राजा को डायरेक्ट चले जाता था। तो इसी को
राजकर कहा जाता था और इसको इसी साथ में सष्टांग भी कहा जाता था। जैसे आज के समय पे इनकम टैक्स होता है ना, जैसी आपकी सैलरी आई उसमें से डायरेक्ट पैसे किसको चले गए, सरकार को चले गए, वैसे ही उस समय पे होता था, इसे राजकर कहा जाता था। जैसी आपने फसल मतलब उगाई, उसको बेचा, जो भी आपको इनकम हुई तो उसका 1/6 भाग सरकार को यानी राजा को दे दिया जाए। अगला होता था दुर्ग कर, इसे चुंगी कर भी कहा जाता था। तो जो दुर्ग होता है यानी जो किला होता है उसमें कई सारी एक्टिविटी चलती है तो उस पे कर लगाया जाता था। तो ये जो टैक्स होता था कई चीजों से लिया जाता था, जैसे फाइन लगाया जाता था उससे टैक्स आता था, कारपेंटर हो गया, कोई लक्कड़हारा हो गया, कोई गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ हो गया, है ना, जो लोहे वगैरह काम करते थे, मनी हेड हो गया, कॉइन हेड हो गया, है ना, जो फांसी देता था उसका मतलब अध्यक्ष हो गया। तो इन सारे लोगों पर ये कर लगाया जाता था और ये जो पैसे देते थे इसी को दुर्ग कर कहा जाता था। अगला होता था राष्ट्रीय कर यानी नेशनल टैक्स। तो जैसे कि आपने खेती करी, है ना, उसको कहीं दूसरी जगह जाके बेचा तो उस पर भी कर लगता था, कोई उपहार कोई गिफ्ट दिया किसी को, जैसे कि गाय वगैरह उस टाइम पे दी जाती थी तो उस पे कर लगता था। कोई अगर आपका वृक्ष है आप उसके फल बेच रहे हैं उस पे कर लगेगा, या फिर आपकी कोई नाव है आप लोगों को नदी पार करवाते हैं तो उस पे टैक्स लगता था। तो कई सारे टैक्स होते थे जो नेशनल टैक्स लगते थे। अगर आप किसी रोड से जा रहे हैं, कोई राज्य मार्ग है मतलब राष्ट्रीय मार्ग है, उस पे भी टैक्स लगता था। कई सारी चीजों पे टैक्स लगाता था उस समय तो। अगला होता था खनी कर। अब जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा मोती, है ना, जो कीमती कीमती पत्थर होते थे, तो इन सब की जब भी खरीदी बिक्री की जाती थी तो इस पर भी धन को प्राप्त किया जाता था, इसी को खनी कर कहा जाता है। अगला होता था सेतु कर। सेतु कर लिया जाता था, कोई भी फल अगर आप बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, कोई अगर आपकी जो खेती आप अनाज वगैरह बेच रहे हैं, हल्दी वगैरह बेच रहे हैं, कोई मिर्च मसाला बेच रहे हैं, तो उस पे प्राप्त धन को सेतु कर कहा जाता था। अगला होता था वन कर। अब आप कोई जंगल से सामान ले रहे हैं, जैसे कि लकड़ियां ले रहे हैं, कोई भी लकड़ी की वस्तु बना के बेच रहे हैं, कोई भी जानवर को मारकर, जैसे हिरण हो गया, पशु की खाल हो गई, दांत वगैरह हो गए हाथी के, अगर इन सबको बेचा जाता तो उन पे भी कर लगाया जाता था। और अगला कर लगता था ब्रिज कर। ये ऐसा कर होता था जैसे कि गाय हो गई, भैंस होगी, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, है ना, खच्चर हो गए, तो इनको रखने के लिए जगह भी होती थी, शेल्टर होता था, तो शेल्टर पर भी टैक्स लगाया जाता था और उसी को ब्रज कर कहा जाता था। अगला होता था ट्रेड टैक्स, यानी व्यापार करने के लिए जो आप रास्ता इस्तेमाल करते थे, चाहे वो पानी का मार्ग हो गया, जमीन का मार्ग हो गया, तो जो मार्ग यानी जो रूट आप इस्तेमाल कर रहे थे उस रूट पर भी टैक्स लिया जाता है। जैसे आज के टाइम पे टोल टैक्स लिया जाता है ना, वैसे ही उस टाइम पे लैंड हो गया, वाटर हो गया, जो भी रास्ता आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लिया जाता था। अब अगला है राजदूत। तो कौटिल्य राजदूत के बारे में बताते हैं। राजदूत कौन होता है? अम्बेसडर। तो देखिए जो राजदूत होता है उसको धर्म शास्त्र के अनुसार और कौटिल्य की दृष्टि में राजा का मुख माना जाता है। तो अम्बेसडर क्या करता है, जो भी दूसरे राज्य में जाके वो कुछ भी बताता है या कुछ भी कहता है, तो ये माना जाता है कि राजा वो कह रहा है ना, तो राजा का मुख माना जाता है अम्बेसडर यानी राजदूत को। तो देखिए राजदूत को राजा का प्रतिनिधि माना जाता है। वो जिस भी राष्ट्र में जाता है तो वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, राजा के क्या विचार है, उनकी क्या नीति है, उनका क्या दृष्टिकोण है ना। तो राजदूत को ये कार्य सौंपा दिया जाता है कि आप राजा के बिहाफ पर जाइए और दूसरे राज्य को मनाइए, उनको अपने राजा के विचारों के बारे में बताइए, नीतियों के बारे में बताइए। जैसे आज के समय पे भारत में बहुत सारी एम्बेसीज है ना, चाइना की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, अमेरिका की अलग है, रशिया की अलग है, और उस एम्बेसी में क्या होते हैं, अलग अलग देशों के एम्बेसडर होते हैं जो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे उस समय पे होता था, राजदूत दूसरे दूसरे राज्यों में जाके राजा का प्रतिनिधित्व करते थे। अब देखिए चाणक्य कहते हैं कि जो राजदूत होता है अगर उसको किसी शत्रु राज्य में जाना है तो सबसे पहले उसको गुप्त मंत्रणा निश्चित कर लेना चाहिए। गुप्त मंत्रणा मतलब अपने गुप्तचरों को भेजना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि अभी उस देश में क्या स्थिति है। अगर राजदूत जाता है तो उस पर हमला तो ना हो जाता या उसको जान से तो नहीं मार दिया जाता, तो सबसे पहले गुप्तचरों को भेजा जाता है वहां की स्थिति का पता लगाने के लिए। अगर गुप्तचर कहते हैं कि सब बढ़िया है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, तभी राजदूत को जाना चाहिए। और चाणक्य ये भी कहते हैं कि राजदूत को मतलब बिना डरे अपनी बात कहनी चाहिए, है ना। भले ही उसपे मौत का मतलब डर हो, उसपे मतलब संकट हो, भले ही राजा उसको मार सकता है, लेकिन राजदूत को बिना डरे अपनी बात कहनी चाहिए। अब अगला कौटिल्य बताते हैं गुप्तचरों के बारे में यानी स्पाई। तो जो गुप्तचर होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो है राजनीतिक जानकारी को प्राप्त करना। तो गुप्तचरों के माध्यम से ये राजा को पता चलता है कि राज्य में कौन अशांति फैला रहा है। और देखिए कौटिल्य के अनुसार अगर हमें समाज की जो आंतरिक स्थिति है उसको जानना है तो गुप्तचरों के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रथम स्थायी गुप्तचर और दूसरा होता है भ्रमणशील गुप्तचर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी गुप्तचर जो एक ही इलाके में रहता है और वहां पे जासूसी करता है।
और जो भ्रमणशील होता है वो दूसरी दूसरी जगह पे भ्रमण करता है, घूमता है, दूसरी दूसरी जगह पे जाएगा और वहां की जानकारी इकट्ठा करके लाएगा। अब देखिए कौटिल्य ने स्थायी गुप्तचर के भी बहुत सारे टाइप बताए हैं। सबसे पहला होता है काप्टिक गुप्तचर। ये ऐसा गुप्तचर होता है जो स्टूडेंट के भेष में होता है ना, यानी छात्र के भेष में होता है। वो दूसरे राज्य में जाएगा, वहां के जो स्कूल है वहां पे पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा और वहां पे फिर और भी जानकारी वो निकालेगा उस राज्य के बारे में। दूसरा होता है उदासथित। ये सन्यासी के भेष में छुपा हुआ गुप्तचर होता है। अगला होता है गृहपति। ये ऐसा जासूस होता है जो पुअर फार्मर बनता है ना, गरीब किसान बनता है और वहां पे गरीब किसानों की क्या राय है, आम जनता की क्या राय है, उनके बारे में पता लगाता है। अगला होता है वैदेहक। ये एक टाइप का गरीब मर्चेंट होता है। गरीब मर्चेंट मतलब जो ठेले वगैरह नहीं लगाते, ठेले लगाते हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं या फिर कोई मतलब दुकान खोल लेते हैं छोटी सी, तो ये वो वाले गुप्तचर होते हैं। अगला जासूस होता है तापस। तापस मतलब जो तपस्या करने वाला जासूस होता है। ये क्या करेगा, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा ले, बिल्कुल सन्यासी के भेष में। कोई महात्मा जो संत होते हैं जो हिमालय से साधु वगैरह कर कर मतलब साधना कर कर आए होते हैं, तो ऐसे लोगों पे मतलब ऐसे लोगों पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और जो भी समस्या होती है वो उनको बताते हैं, तो इससे मतलब जासूसी करने में उनको ज्यादा आसानी होती है। अगला होता है सतरी। सतरी मतलब जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्पाई होता है, मतलब उसको हर विद्या आती है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको मतलब बोलना आता है, लिखना आता है, वो डांस कर सकता है, वो नाच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी खूबी होती हैं, तो वो किसी भी फील्ड में आराम से जा सकता है और जासूसी कर सकता है। तो ये ऐसा जासूस होता है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। वो कोई भी नौकरी कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन में घुस सकता है आसानी से। वो मतलब साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, तो ये ज्यादा जासूसी करने में हेल्प करता है। अगला होता है तीसण। ये ऐसा जासूस होता है जो पैसों के लिए मर्डर कर सकता है। जैसे कि आपने टाइगर मूवी तो देखी होगी, सलमान खान दूसरे देश में जाके मारता है ना दूसरे देशों के मतलब आतंकियों को, तो ये वो वाला स्पाई होता है ना, जो पैसों के लिए मतलब हमेशा रेडी रहता है लड़ने के लिए। जैसे इस पे ऑर्डर आया और ये वहां पे तुरंत किसी को ना किसी को मार देगा। अब देखिए ये वाला जो स्पाई होता है ना, ये मेनली एक दो लोगों को मारने के काम आता है। जो दूसरा वाला होता है रसद, ये मतलब किसी बड़े आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, कोई पॉलिटिकल मतलब किसी को मरवाना है या फिर सत्ता परिवर्तन करवाना है या मतलब किसी लार्ज गैंग को खत्म करना है किसी दूसरे देश में, है ना, तो ये उस काम में आता है ये वाला स्पाई। इनको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है, बिल्कुल कमांडो के टाइप के ट्रेंड होते हैं ये। जैसे कि आपने मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा, जैसे कि टाइगर मूवी हो गई, अभी कई सारी मूवी बनी थी जो मतलब दूसरे देश में स्पाई भेजे जाते हैं और वहां पे लोगों को मर्डर करवाया जाता है। और अगला होता है भिक्षुकी, यानी मतलब जो भिखारी बनकर ना स्पाई करते, जासूसी करते, किसी भी देश में चले जाएंगे, भीख वगैरह मांगेंगे, गरीबी में जिएंगे, लेकिन भले इन पे बहुत सारा पैसा होता है लेकिन इनको भिखारी बनकर रहना होता है। अब अगले गुप्तचर होते हैं भ्रमणशील, जो एक ही जगह पे नहीं रुकते, अलग अलग जगह पे जाते हैं, है ना। इसमें आ जाते हैं सतरी, तीक्ष्ण, रसद, यही जो मतलब लोगों को मारने मोरने का काम करते हैं घूम घूम कर, है ना। और अगला होता है परिवर्जिका। इसमें मतलब ऐसी औरतें आ जाती है जो विधवा होती हैं, गरीब होती हैं, है ना, ये वो वाली जासूस होती हैं। तो यहीं पर ये एंड होता है कि मतलब इन्होंने क्या क्या मेजर चीजें बताई थी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। अब हम जानेंगे कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसका क्या महत्व है। तो देखिए जैसा कि आप जानते ही हैं, जो अर्थशास्त्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ऐसे में जो अर्थशास्त्र है इससे हमें पता चलता है कि ये कितना महान था और इसकी कितनी मान्यता थी, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत ही सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा थी, है ना। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम लोग ये अर्थशास्त्र को फॉलो करते थे और काफी अच्छी तरह फॉलो करते थे। अब देखिए जैसे अर्थशास्त्र उस समय के बताते कि उस समय की क्या स्थिति थी, उस समय पे कैसे राजकाज चलाया जाता था। वैसी और भी कई सारी रचनाएं हैं जो अलग अलग मतलब लेखकों द्वारा करी गई हैं, है ना। जैसे कि महाकवि द्वारा जो महाकवि कालिदास थे उनकी रचनाएं हो गई, कामनंदक की जो कामनंदक नीति सार है, और विषाक्तता की मुद्रा राक्षस है, और डंडी कवि की 10 कुमार रचित है, बाण भट्ट की कदम्बरी है। तो ये जितनी भी रचनाएं है ना, तो लेखक अपनी रचनाओं में उस समय के अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्थशास्त्र है ना उस समय पे उसका काफी ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि हर कवि अपनी रचनाओं में अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा था। और देखिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें जो प्रमुख भूमिका थी वो किसकी थी, कौटिल्य की थी। उन्होंने एक बिल्कुल जो प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी होती है उसके रूप में कार्य किया है। और देखिए और तो और अर्थशास्त्र में कई सारी चीजें और भी बताई गई हैं, जैसे कि दर्शन के बारे में बताया गया है, ज्योतिष के बारे में बताया गया है, धातु विज्ञान के बारे में बताया गया है, रसायन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है,
भेष विधा के बारे में, खनन कर्म के बारे में और स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है। तो देखा जाए तो अर्थशास्त्र में ऐसी-ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जो बाकी के अर्थशास्त्र में नहीं बताई गई थी। इसलिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पे हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट जरूर कीजिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में, थैंक यू लिख दीजिए या फिर आपको कैसी लगी वीडियो उसके बारे में लिख दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको जहां डालना है वहां डाल दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।